Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Asadullah, subject specialist in physics at DPSN Inter College Sahiwal. I welcome you all to our digital classes. Let's start our today's lesson. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, a body is said to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero. एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को तब सेटिस्फाई करेगी जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल हो, और हम इसको मैथमेटिकली समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। मोमेंट आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन and the line of action of force is called the moment arm of the force. Torque, the turning effect of a force is called torque or moment of force. जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है और उस फोर्स की वजह से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, बॉडी में टर्न प्रोड्यूस हो जाए, तो फोर्स के इस टर्निंग इफेक्ट को नाम देते हैं टॉर्क का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है second condition for equilibrium. A body satisfies second condition of equilibrium when the resultant torque acting on it is zero. एक बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को तब सेटिस्फाई करेगी जब उस पर लगने वाले तमाम टॉर्क का सम जीरो के इक्वल हो। हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, समेशन टॉ इज इक्वल टू जीरो। First condition for equilibrium does not ensure that a body is in equilibrium. This is clear from the following example. Consider a body pulled by the forces F1 and F2 as shown in figure A. The two forces are equal but opposite to each other. Both are acting along the same line, hence their resultant will be zero. According to the first condition, the body will be in equilibrium. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमें ये कंप्लीटली पता नहीं चलता कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम ये इस एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम होने के लिए काफी नहीं है। हम देख रहे हैं कि एक बॉक्स है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2। दोनों फोर्सेस की मदद से इस बॉक्स को पुल किया जा रहा है। F1 की मदद से राइटवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है और F2 की मदद से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम है। तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होने की वजह से और डायरेक्शन में ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इस बॉक्स पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल हो जाएगा। और फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के मुताबिक एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है जब उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल होता है। हमने देखा कि जितनी फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है उतनी ही फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है। तो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। Now shift the location of the forces as shown in figure B. In this situation, the body is not in equilibrium, although the first condition for equilibrium is still satisfied. It is because the body has the tendency to rotate. पहले हमने देखा कि बॉक्स पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इन्हीं फोर्सेस F1 और F2 की लोकेशन को चेंज कर देते हैं। अब इनकी लोकेशन चेंज करने की वजह से क्या होगा कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को तो सेटिस्फाई करेगी लेकिन बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन किस तरह सेटिस्फाई हो रही है कि जितनी फोर्स यहाँ पे राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उतनी फोर्स यहाँ पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है
क्योंकि बॉडी इन फोर्सेस की वजह से रोटेट कर जाएगी। यानी ये फोर्स इस तरफ लगी और ये फोर्स इस तरफ लगी तो बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। तो बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक और कंडीशन चाहिए। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। यहां पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसपे ऑपोजिट साइड से दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरी फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, यानी इस बॉक्स पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल हो जाएगा और बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर हम इन्हीं फोर्सेस की लोकेशन चेंज कर दें कि ये जो फोर्सेस ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी ये बॉक्स के एक कॉर्नर पे एक्ट करना शुरू कर दे और दूसरी फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट कर रही थी ये बॉक्स के दूसरे कॉर्नर पे एक्ट करना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन फोर्सेस की लोकेशन चेंज करने की वजह से इन फोर्सेस की वजह से इस बॉक्स में टर्न प्रोड्यूस हो जाएगा, ये बॉक्स रोटेट कर जाएगा। तो इसको कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सेकंड कंडीशन चाहिए जिसके मुताबिक इस बॉक्स पे लगने वाले तमाम टॉर्क का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। जब तमाम टॉर्क का सम 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो जाएगी और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट एग्जांपल है 4.5। A block of weight 10 Newton is hanging through a cord as shown in figure 4.29. Find the tension in the cord. एक बॉक्स है जिसको हमने कॉर्ड की मदद से हैंग किया हुआ है एक सपोर्ट के साथ और उस ब्लॉक का जो वेट है वो 10 न्यूटन है। इस ब्लॉक की वजह से जो इस कॉर्ड के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू फाइंड करें। सॉल्व करते हैं। वेट ऑफ द ब्लॉक W इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ब्लॉक का जो वेट है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं 10 न्यूटन है और हमने फाइंड क्या करना है, टेंशन इन द कॉर्ड T हमने फाइंड करनी है। हम देख रहे हैं कि ब्लॉक रस्सी के साथ बांधा हुआ है और ब्लॉक रेस्ट की पोजीशन में है। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पे लगने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं 0 के इक्वल है, यानी ब्लॉक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल है। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हम देखते हैं कि बॉडी पे एक्स कंपोनेंट के अलोंग कितनी फोर्सेस लग रही हैं। हम देख रहे हैं कि बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और वेट की वजह से इस कॉर्ड के अंदर ऊपर की तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जिसे फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं और ये फोर्सेस वाई एक्सिस के अलोंग है। तो बॉडी पे एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली तमाम फोर्सेस 0 के इक्वल है। फिर हम देखते हैं कि इस ब्लॉक पे वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं। समेशन Fy इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के अलोंग इस बॉक्स पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 2 हैं। वेट की फोर्स नीचे की तरफ और टेंशन की फोर्स ऊपर की तरफ। बॉडी रेस्ट में है और दोनों फोर्सेस एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो दोनों फोर्सेस माइनस हो जाएंगी। तो टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू 0। माइनस W दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेंशन यानी T इज इक्वल टू W यानी वेट। तो टेंशन की वैल्यू वेट की वैल्यू के इक्वल होगी और वेट की वैल्यू कितनी थी, 10 न्यूटन। तो जितना इस बॉक्स का वेट होगा उतना ही उस वेट की वजह से इस कॉर्ड के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, तो टेंशन की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है 4.6। A uniform rod of length 1.5 meter is placed over a wedge at 0.5 meter from its one end. A force of 100 Newton is applied at one of its ends near the wedge to keep it horizontal. Find the weight of the rod and the direction of the wedge. एक रॉड है
जिसकी टोटल लेंथ 1.5 मीटर है। इसके दो हाफ बन जाएंगे, एक हाफ 0.75 मीटर और दूसरा हाफ भी 0.75 मीटर। इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा, यानी जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, उसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया। इसकी एक एंड को ए से रिप्रेजेंट किया और दूसरे एंड को बी से रिप्रेजेंट किया। इस रॉड को हमने एक वेज के ऊपर रखा हुआ है। जिस पॉइंट पे ये वेज के ऊपर पड़ा हुआ है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस वेज के ऊपर बैलेंस करने के लिए इसके एक एंड पे हमने फोर्स एक्सर्ट की है, जिसकी वैल्यू 100 न्यूटन है। इस रॉड का वेट फाइंड करना है और इस वेज की वजह से इस रॉड पे लगने वाली रिएक्शन की फोर्स फाइंड करनी है। यानी बॉडी इस वेज के ऊपर बैलेंस है। सॉल्व करते हैं। फोर्स की वैल्यू गिवन है हमें, जो हमने एक एंड पे एक्सर्ट की है 100 न्यूटन के इक्वल है। और जिस पॉइंट पे हमने इसको वेज के ऊपर रखा हुआ है और जिस पॉइंट पे हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस OA इज इक्वल टू 0.5 मीटर। और फिर हमने देखा कि रॉड के दो हाफ बन जाएंगे, एक हाफ 0.75 मीटर का जो BG से रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरा हाफ A से लेके G तक और वो भी 0.75 मीटर होगा। अब हमारे पास वेज से लेके इसकी एंड A तक का डिस्टेंस मौजूद है। हमारे पास O से लेके G तक का डिस्टेंस कैसे आएगा? हम A से लेके G तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से A से लेके O तक का जो डिस्टेंस होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास O से लेके G तक का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी OG इज इक्वल टू AG माइनस AO इज इक्वल टू 0.75 मीटर माइनस 0.5 मीटर और इसका आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। यानी O से लेके G तक का जो डिस्टेंस है वो 0.25 मीटर आ जाएगा। वेट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी। हम देख रहे हैं कि रॉड इस वेज के ऊपर बैलेंस है और इस रॉड पे लगने वाले टॉर्क्स दो तरह के हैं, एक क्लॉकवाइज टॉर्क और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। हम इस साइड के टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क कह लेते हैं और इस साइड के टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का नाम दे लेते हैं। और रॉड इस वेज के ऊपर बैलेंस है, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। अप्लाइंग सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम टेकिंग टॉर्क्स अबाउट O, तो पॉइंट O के अलोंग उस रॉड पे जितने टॉर्क्स लग रहे हैं उन तमाम का सम 0 के इक्वल होगा। यानी समेशन टाउ इज इक्वल टू 0। अब हम तमाम टॉर्क्स का सम करते हैं। पहला टॉर्क जो फोर्स 100 न्यूटन की लग रही है, फोर्स F और इसका मोमेंट आर्म A से लेके O तक और उसकी वैल्यू 0.5 मीटर है। तो F मल्टीप्लाई AO प्लस रिएक्शन की फोर्स मल्टीप्लाई उसका मोमेंट आर्म। रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और इसके मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 होगी, यानी इसका कोई मोमेंट आर्म नहीं होगा। तो R मल्टीप्लाई 0 माइनस जो दूसरी साइड का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसके साथ माइनस का साइन आएगा, माइनस W मल्टीप्लाई OG। रॉड के वेट की फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है और इसका मोमेंट आर्म O से लेके G तक जिसकी वैल्यू 0.25 मीटर है। तो कैलकुलेट करते हैं। F की वैल्यू 100 न्यूटन, AO की वैल्यू 0.5 मीटर, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस W की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, OG की वैल्यू 0.25 मीटर इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे, माइनस W मल्टीप्लाई 0.25 दूसरी साइड पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 100 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.5 मीटर दूसरी साइड पे चला जाएगा। यानी W मल्टीप्लाई 0.25 मीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.5 मीटर। W की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 0.25 मीटर W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 100 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.5 मीटर ओवर 0.25 मीटर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो W की वैल्यू 200 न्यूटन आ जाएगी। चूंकि बॉडी दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है तो पहले हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल किया रॉड का वेट फाइंड करने के लिए। अब हम रिएक्शन की फोर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल करेंगे।
जो कहती है कि बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 को इक्वल होगा। और हम देख रहे हैं कि रॉड पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही और तमाम फोर्सेस वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 को इक्वल होगा। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली फोर्स कौन कौन सी है? एक रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ, दूसरी वेट की फोर्स नीचे की तरफ, और तीसरा जो फोर्स हमने इसके एक एंड पे एक्सर्ट की हुई है वो नीचे की तरफ। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली 3 फोर्सेस हैं। रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ और बाकी फोर्सेस नीचे की तरफ हैं। तो बाकी 2 फोर्सेस रिएक्शन की फोर्स में से माइनस हो जाएंगी, यानी R माइनस F माइनस W इज इक्वल टू 0। R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, F की वैल्यू 100 न्यूटन और W की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की है 200 न्यूटन। माइनस 100 और माइनस 200 माइनस 300 आ जाएगा। माइनस 300 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 300 न्यूटन बन जाएगा। तो R की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन। तो हमने वेट की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो 200 न्यूटन आ गया, और वेज की तरफ से जो रिएक्शन की फोर्स थी वो 300 न्यूटन आ गई। आज के टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी हमने, जिसके मुताबिक बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को तब सेटिस्फाई करेगी जब उस पे लगने वाले तमाम टास्क का सम 0 के इक्वल हो, यानी समेशन टाउ इज इक्वल टू 0। हमने एग्जांपल देखी जिसमें 2 फोर्सेस थी, वो एक बॉक्स पे एक्सर्ट हो रही थी। दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक थी, उनकी मैग्नीट्यूड एक थी, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट थी। तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही थी। फिर हमने उन फोर्सेस की लोकेशन चेंज कर दी। लोकेशन चेंज करने से वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं थी, क्योंकि फोर्सेस की लोकेशन चेंज करने की वजह से बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती थी। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी के होने के लिए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चाहिए, जिसके मुताबिक उस बॉडी पे लगने वाले तमाम टास्क का सम 0 के इक्वल था। फिर हमने एग्जाम्पल 4.5 पढ़ी, जिसमें एक बॉडी को रस्सी की मदद से हैंग किया हुआ था और उस बॉडी का जो वेट था वो 10 न्यूटन था, और वेट की वजह से उस कॉर्ड के अंदर प्रोड्यूस होने वाली टेंशन हमने फाइंड करनी थी। और फर्स्ट कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड की। फिर 4.6 पढ़ी, जिसमें एक रॉड को एक वेज के ऊपर बैलेंस किया हुआ है और हमने एक एंड पे फोर्स एक्सर्ट की है 100 न्यूटन की, और डिस्टेंस गिवन थे। तो हमने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए वेट की वैल्यू फाइंड की, और वेज की वजह से रॉड के ऊपर रिएक्शन की फोर्स लग रही थी उसकी वैल्यू फाइंड की। होम असाइनमेंट के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन नॉट अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम if a body satisfies first condition for equilibrium। Next MCQs हैं। First MCQ, according to second condition of equilibrium, the sum of all the torques acting on the body should be first option positive, second option 0, C option negative और D option none। Second MCQ है, sigma is the Greek letter which is used to represent first option subtraction, B option division, C option multiplication और D option addition। Third MCQ है, second condition of equilibrium is represented by summation tau is equal to 0, summation F is equal to 0, both A and B and D none of these।